क्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। केएल राहुल ने नाबाद 97 और कोहली ने 85 रन की खेली पारी। 4 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंची तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। तंजानिया के किसी राष्ट्रपति की 8 साल के बाद पहली भारत यात्रा। इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन तथा बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और सऊदी अरब। दोनों देशों के बीच सऊदी राजधानी रियाद में बनी सहमति। समझौता ज्ञापन पर भारत और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रियों ने किए हस्ताक्षर। 600 हुई हमास के आतंकी हमले में मरने वाले इस्राएलियों की संख्या, घायलों की संख्या हुई 2000 के पार। गजा पर भी इस्राएल के जवाबी हमलों में लगभग 370 की मौत, 2200 से अधिक घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्राएल को अतिरिक्त सहायता मुहैया कराने का दिया निर्देश। अफगानिस्तान में आए भयंकर भूकंप की भेंट चढ़े 2000 से अधिक लोग, 9000 से अधिक लोग हुए घायल। हेरात प्रांत के एक ही जिले में 1300 से अधिक मकान बने मलबे का ढेर। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। शनिवार को 6.3 तीव्रता के भूकंप से दहली थी अफगान की धरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी विश्व कप की, जिसमें भारत ने जीत के साथ आगाज किया है। पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराने में सफलता पाई। ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 200 रन के लक्ष्य को भारत ने 41.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत के शीर्ष 4 में से 3 बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए। ये पहला मौका है जब विश्व कप के किसी मैच में भारत के शीर्ष 4 बल्लेबाजों में से 3 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए हैं। इसके बाद कोहली और राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। कोहली और राहुल के बीच चौथे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी हुई। कोहली 85 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर कोई और विकेट नहीं गिरने दिया और टीम को जीत दिला दी। राहुल 97 रन और हार्दिक 11 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन पर आउट हो गई। सलामी बल्लेबाज मिशेल मार्श बिना कोई रन बनाए बुमराह की गेंद पर कोहली के हाथों लपक लिए गए। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। वार्नर 41 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए। स्टीवन स्मिथ को 46 के स्कोर पर जडेजा ने बोल्ड किया। मार्नर्स को लबुशेन को भी 27 रन के स्कोर पर जडेजा ने चलता किया। इसी ओवर में जडेजा ने एलेक्स कैरी को भी पवेलियन भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया ने 119 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। ग्लेन मैक्सवेल को कुलदीप यादव ने बोल्ड किया। वहीं कैमरून ग्रीन को अश्विन की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लपका। अंत में मिशेल स्टार्क ने 28 रन की पारी खेली। सिराज ने स्टार्क को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की पारी समेट दी। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 3 और जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत की जीत पर क्रिकेट प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की। था, कितना एंजॉय किया, किस तरह से? ये पहली मैच था तो ये टोन सेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और कोहली और राहुल ने बहुत अच्छे तरीके से हमको जिताया और ये साल इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप। कोहली जिताएगा इंडिया को वर्ल्ड कप। बिल्कुल, आप बताइए। 2000 अभी ये 2023 इंडिया का है, पूरा इंडिया का है। वो कोई भी गेम होने दो, एशियन गेम्स होने दो, वर्ल्ड कप ही होने दो, धमाके के साथ खत्म करेंगे 2023। बिल्कुल धमाके के साथ खत्म करेंगे इस 2023 को। फैंस की एक्सपेक्टेशन यहाँ बढ़ी हुई है। What do you want to say? This World Cup belongs to India. Okay, so once again Kohli proved that he is the chess master. Okay.
मिक्स रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और Virat Kohli is very excellent batting and KL Rahul is very excellent batting. I am very certain in Virat Kohli and KL Rahul not century. Any person, one person is in century is very better choices. It's a very excellent match, sir. It's a very good match. बोथ प्लेयर्स विराट कोहली एंड केएल राहुल जिस तरह से वो खेले, एक अच्छा माहौल और एक अच्छा क्राउड यहाँ पर देखने को मिला। तो इन तमाम तस्वीरों, इन तमाम रिएक्शंस के साथ आपको छोड़े जाते हैं क्योंकि ये मुकाबला खत्म हुआ और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज कर ली है। कैमरामैन राजशुक्की के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, चेन्नई। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने नई दिल्ली में रविवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद यह भारत की उनकी पहली यात्रा है। वो सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। तंजानिया की राष्ट्रपति 10 अक्टूबर को दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन तथा बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रियाद में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जलवायु सप्ताह MENA के सत्र के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्रीय मंत्री RK सिंह और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बिजली की आपूर्ति, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा संबंधित साजो सामान की आपूर्ति को बनाए रखना है। हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद अब इजराइल की सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना गाजा में लगातार हमले कर रही है। इजराइल ने कहा कि उसने अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। इस बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया कि हमास लड़ाकों के हमले में अब तक 600 से ज़्यादा नागरिक जान गंवा चुके हैं और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उठते धुएं के गुबार, घंघनाते जहाज, शोर मचाती मिसाइलें और जान बचाकर भागती लोग। शनिवार से फिलिस्तीन के गजा पट्टी के इलाके में ऐसे ही हालात हैं। हमास द्वारा किए गए हमले के जवाब में इजरायली सेना, इसमें शामिल आतंकियों को नेस्त नाबूद करने की कसम के साथ मैदान में है। इजरायली सेना गजा में लगातार हमले कर रही है। इजराइल की सेना गजा पट्टी के साथ अलग अलग लोगों को अपने घर छोड़कर शेल्टरों में जाने की बात कही है। इजराइल ने कहा है कि उसने अपनी आयरन रॉड रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। इजरायली मीडिया में दावा किया जा रहा है कि हमास के हमलों में इजराइल में मरने वालों का आंकड़ा 350 के करीब पहुंच गया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसके लड़ाकू विमानों ने गजा पट्टी में 3 सशस्त्र समूह कमांड सेंटरों को नेस्त नाबूद कर दिया है। हमास के आतंकियों को जड़ से मिटाने के लिए इजरायली सेना के जवानों ने पूरी रात कार्रवाई की है। इस हमले में सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया गया है। इजराइल हमास के बीच भीषण संघर्ष के दौरान लेबनान के हिजबुल्लाह गुट ने इजराइल में 3 ठिकानों पर कई दर्जन रॉकेट दागे हैं। ये रॉकेट विवादित क्षेत्रों के अलावा इजराइल के नियंत्रण वाले गोलान पहाड़ियों पर भी दागे गए हैं। हिजबुल्लाह गुट ने बताया कि उसने ये हमले फिलिस्तीन के समर्थन में किए हैं। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान के ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने सीमा पार से की गई गोलीबारी वाले इलाके में तोप से हमला करने की बात कही है। वहीं इजराइल के टैंक को लेबनान सीमा की ओर जाते हुए देखा गया है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने जॉर्डन और कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बीच किंग हुसैन ब्रिज क्रॉसिंग को बंद रखने का फैसला किया है। इस बीच पोप फ्रांसिस ने दोनों पक्षों से हिंसा समाप्त करने का आग्रह किया है। मैं पीड़ितों के रिश्तेदारों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं और उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो घंटों आतंक और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में हमास के हमले के बाद
पूरे क्षेत्र की ताज़ा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल पर हमले की कड़ी निंदा की है और व्यापक टकराव से बचने के लिए सभी कूटनीतिक प्रयास करने का आग्रह किया है। वहीं तुर्की में इसराइल के राजदूत एरिटिलियन का कहना है कि इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की पेशकश के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। गौरतलब है कि हमास ने शनिवार को इसराइल पर हमला करते हुए करीब 7,000 रॉकेट दागे थे। इसके साथ ही हमास के सैकड़ों लड़ाके हवा, जमीन और समुद्र के रास्ते इजरायली सीमा में घुस गए थे। उन्होंने आम नागरिकों पर गोलियां चलाई, कई को बंधक बना लिया। दोपहर तक शनिवार का ये दिन इजराइल के अस्तित्व के 75 वर्षों में सबसे भयानक दिन में बदल गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। किसी भी विपरीत परिस्थिति में केंद्र की मोदी सरकार अपने नागरिकों को लेकर हमेशा से ही एक्टिव नजर आती रही है। इसी कड़ी में ताज़ा मामला इसराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग का है, जहां सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इस बीच इसराइल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने तथा सुरक्षित स्थान के पास रहने की सलाह दी है। इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कार्यालय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। इजरायल में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के मुताबिक इसके लिए काम लगातार जारी है। The Prime Minister's office is directly supervising the situation and we are on the job. Even in the past, many students, including people from Andhra Pradesh, were stuck across. So whether it was Operation Ganga or Vande Bharat, we brought everyone back, and I'm sure Government of India and Prime Minister's office is directly in touch with those people and is working and monitoring the situation. वहीं भारत ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इजरायल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इजरायल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने और सुरक्षित स्थान के पास रहने की सलाह दी है। भारतीयों से आपात स्थिति में 9723522648 पर संपर्क करने या consl.telaviv या consul.telaviv@mea.gov.in पर संपर्क करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। Indians should be cautious. Indians should stay close to the places of their regular stay of thing, and for any requirement they should inform and be in touch with the Indian Embassy. इस बीच इजरायल ने भारत का साथ देने के लिए उसका आभार व्यक्त किया है। We are heartfelt from the huge support we got from India, from the Prime Minister, through a few ministers who called me, businessmen, civil servants, just people from the street. Our social media is full of people who are showing their support, and we appreciate it. We appreciate it very strongly. I'll tell you why. Because India, first of all, is a very important country in the world. But secondly, India comes from a position of a country who knows terrorism. So it comes from a point of knowledge and not of ignorance. And for that, we are very much thankful. वहीं फलस्तीन स्थित भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने भी एडवाइजरी जारी की है। संदेश में कहा गया है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए फलस्तीन में भारतीय नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति या आवश्यक सहायता के लिए 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन पर सीधे भारत के प्रतिनिधि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जिसका फोन नंबर है 0592916418। व्हाट्सएप नंबर है 9705929164। इस बीच एयर इंडिया ने तेल अवीव से आने जाने वाली अपनी उड़ानें 14 अक्टूबर तक रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए तेल अवीव से हमारी उड़ानें 14 अक्टूबर 2023 तक निलंबित रहेंगी। एयरलाइन इस अवधि के दौरान किसी भी उड़ान में बुकिंग की पुष्टि करने वाले यात्रियों को हर संभव सहायता देगी। इस बीच हाइफा फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए इजरायल गई अभिनेत्री नुसरत भरूचा सुरक्षित वतन वापस आ गई हैं। उन्हें भारतीय दूतावास की मदद से स्वदेश रवाना किया गया और वो सकुशल मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गईं।
विदेश में किसी भी मुसीबत में फंसे भारतीयों की मदद के लिए हमेशा आगे आने वाली मोदी सरकार इस बार भी संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठा रही है। भारतीय छात्रों की सुरक्षित घर वापसी के लिए भी निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात अफगानिस्तान की, जहां शनिवार को आया तेज भूकंप लोगों के लिए काल साबित हुआ है। पश्चिमी अफगानिस्तान में आए भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 2000 के पार हो गई है। इसे 2 दशकों में वहां आया सबसे घातक भूकंप माना जा रहा है। मलबों के ढेर से जिंदगियों को खोजने का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सांस की आस टूटती जा रही है। अफगानिस्तान में शनिवार को आए 6.3 तीव्रता वाले भीषण भूकंप का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है, जबकि घायलों की संख्या 9000 को पार कर गई है। तालिबानी प्रशासन के आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता मोहम्मद जान साइक ने बताया कि भूकंप और उसके बाद आए झटकों का सबसे ज्यादा असर हेरात प्रांत के जिंदाजियन जिले के 4 गांव पे पड़ा है। भूकंप में 1320 घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। शुरुआती आंकड़े जो हमारे तक पहुंचे हैं उसके अनुसार दुर्भाग्य से 13 गांव में 2053 लोग शहीद हुए हैं और 9240 लोग घायल हुए हैं और हालिया रिपोर्टों के अनुसार 1320 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। सैकड़ों नागरिक मलबे के नीचे अब भी दबे हुए हैं। ईरान की सीमा से लगे इलाके में 10 बचाव दल काम कर रहे हैं। शवों को सैन्य अड्डों, अस्पतालों समेत कई स्थानों पर ले जाया जा रहा है। पीड़ितों के इलाज के लिए अस्पतालों के बाहर बेड लगाए गए हैं। कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहैल शाहीन ने कहा कि बचाव और राहत के लिए भोजन, पीने का पानी, दवा, कपड़े और तंबू की तत्काल जरूरत है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के 10 बचाव दल गठित किए गए हैं। क्षेत्र में निकासी और बचाव अभियान के अलावा रक्त वितरण प्रक्रिया भी चल रही है और जिंदा जान जिले में प्रभावित लोगों के लिए पानी और आश्रय प्रदान किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अफगानिस्तान के हताहतों को अस्पताल पहुंचाने के लिए जिंदा जान जिले में 12 एम्बुलेंस भेजी गई हैं। साथ ही ये भी बताया कि WHO की टीमें अस्पतालों में घायलों के इलाज में सहायता कर रही हैं और अतिरिक्त जरूरतों का आकलन किया जा रहा है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप का केंद्र हेरात शहर से करीब 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसके बाद 6.3, 5.5 तीव्रता के 3 भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। इस क्षेत्र में 7 भूकंप आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूकंप इतना तेज था कि लोग जान बचाकर घरों से बाहर भाग गए। लोग भूकंप के कारण डरे और सहमे हुए हैं। भूकंप के कारण टेलीफोन लाइनें ठप हो गई हैं। भूकंप में घरों के तबाह हो जाने के चलते लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। पिछले 2 दशकों में आया ये सबसे जोरदार भूकंप बताया जा रहा है। इससे पहले पिछले साल अफगानिस्तान में पाकिस्तान सीमा के करीब भूकंप आया था। तब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस भूकंप का केंद्र स्पेरा जिले में था। भूकंप के कारण सैकड़ों घर जमींदोज हो गए थे और 1500 लोग घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सियासी घमासान के बीच और आचार संहिता से ठीक पहले राजस्थान में जातिगत सर्वे की घोषणा के बाद राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया है। भाजपा ने गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उसका कहना है कि लोगों को भ्रमित करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीति है। चुनाव से ऐन पहले जाति जनगणना के नाम पर सियासत की आस लगा रही राजस्थान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। भाजपा ने अशोक गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का आरोप है कि लोगों का ध्यान भटकाना गहलोत सरकार की नीति रही है। कांग्रेस सरकार के कुशासन से बेहाल जनता का ध्यान भटकाने के लिए शिगुफा छोड़ा जा रहा है। राजस्थान के विकास से भ्रमित कर दो लोगों को। राजस्थान में जो हो रहा है, जितने दुष्कर्म हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, उससे भ्रमित करो। लोगों को ध्यान तो बटाएं। ये गहलोत साहब का ये पॉलिसी है। नई जनगणना की, जबकि 2 दिन कितने 10-15 घंटे इनके बचे हैं सरकार के, कहाँ से करेंगे? क्या सारे के सारे सरकारी अधिकारी निकाल लेंगे वहाँ से चुनाव के उसमें और उनको जनगणना में लगा देंगे? और विकास की बात करें या जातियों की बात करें, हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का।
प्रधानमंत्री मोदी जी इसको सुनिश्चित कर रहे हैं, देश की शक्ति को बढ़ा रहे हैं और ये देश को भटकाना चाह रहे हैं। शनिवार देर शाम राजस्थान सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण का आदेश जारी किया था। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार का ये कदम चुनावी दांव है। भाजपा याद दिला रही है कि गहलोत सरकार के दौरान राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं और युवा से लेकर किसान तक सभी पीड़ित हैं। कांग्रेस की नेतृत्व में इस प्रांत में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं की हुई है। इसके एक प्रमुख कारण है रसूखदार लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसे घटनाओं में। मंत्री विधायकों के साथ सत्ताधारी मंत्री विधायक की पुत्र तक इस कांड में शामिल होते हैं। पिछले 5 सालों में 19 बार पेपर लीक हुए हैं एग्जामिनेशन की। विभिन्न प्रकार की नौकरी के लिए जो राज्य के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जामिनेशन है, ये भी अशोक गहलोत साहब की प्रशासनिक दक्षता की एक बहुत बड़ा मानक के रूप में सामने आई है। उधर कांग्रेस गहलोत सरकार के फैसले का बचाव कर रही है। उसका कहना है कि ये कदम चर्चा के बाद उठाया गया है। उदयपुर डिक्लेरेशन के अंदर और CWC की जो बैठक हुई है उसके अंदर हमने तय कर लिया है कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस के फेवर में है और कल ही राजस्थान ने जो हमारी रूलिंग स्टेट है वहां उनने ऑर्डर भी कर दिया है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक सामने उनने इस बात के ऊपर तय कर लिया है। वहीं चुनावी टिकट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस आसानी से किसी नतीजे तक पहुंचती नजर नहीं आ रही। खेमेबंदी और खींचतान को देखते हुए कांग्रेस को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। जयपुर में पार्टी की अहम बैठक के बाद भी उम्मीदवारों को लेकर स्थिति साफ होती नजर नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आइए बात करते हैं सिक्किम की, जहां राहत और बचाव कार्य के तहत सिक्किम में अब तक 56 लोगों को बचाया गया है। जिन लोगों को बचाया गया है उनमें 52 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने मगन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और राहत शिविर में पीड़ितों से मुलाकात की। सिक्किम में बीते बुधवार को बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में राहत और बचाव कार्य के दौरान 56 लोगों को बचाया गया है। ITBP अधिकारियों ने बताया कि जिस दिन तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आई उस दौरान चुंगथांग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। वहीं सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 56 हो गई है। इसमें भारतीय सेना के 9 जवान शामिल हैं। प्राधिकरण ने बताया कि कई व्यक्ति अभी भी लापता हैं। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने मंगन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। बहुत बड़ी त्रासदी है और वास्तव में जितना बड़ा संकट है और जितना नुकसान हुआ है, लोगों मिसिंग भी है, बहुत सारे लोग कैजुअलिटी भी हुई है। लोगों का घर संपत्ति का नुकसान होने के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी का बड़ा नुकसान हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। लगातार हमारी कोशिश ये है कि जो लोग ऐसी जगहों पर फंसे हैं जहां उनका जीवन संकट है, उनको पहले हम लोग निकाल लें। कैसे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें, इसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार, प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने आपदा से सिक्किम को हुए नुकसान पर विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव और राज्य सरकार, सेना और सभी संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने शनिवार को रंगपो और सिंगताम में कुछ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को सामान्य स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी जो हमारा 2023-24 का SDRF के लिए जो बजट था उसको भी तुरंत ही उन्होंने जारी कर दिया है। दोनों किस्तें जारी कर दी और उसके साथ साथ NDRF को भी उन्होंने कहा है कि डिमांड के अनुसार जो भी ज़रूरत होगी वो करेंगे। पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार सिक्किम राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है और जहाँ भी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हम करेंगे।
वहीं मुख्यमंत्री तमांग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन और देखरेख में केंद्र सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया की सराहना की और आभार जताया। ये जो अभी जो संकट घड़ी है सिक्किम के लिए, वो संकट घड़ी में पूरा भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, सब भारत सरकार हमारे साथ सिक्किम के साथ खड़ा है और सिक्किम जनता के साथ खड़ा है कि उन्होंने जितना भी राहत का जो भी कार्य है वो उसमें पूरा जोर दिया है। जैसा एनडीआरएफ का टीम भेज दिया है और जो भी वहाँ पर फंसे हुए जितना भी लोग हैं उनको निकालने के लिए, जो एयरलिफ्ट करने के लिए पूरा बंदोबस्त किया है। उधर बाढ़ से नुकसान का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सिक्किम में लोनाक झील में ग्लेशियर के पिघलने से 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ में हजारों से अधिक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बचाव कर्मियों ने 2563 लोगों को सुरक्षित बताया है। इसके अलावा 26 व्यक्ति घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। चाय की प्याली के साथ